हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कृष्ण मुरारी उपाध्याय मां शारदा क्रिएशन चैनल से आपका जोरदार स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके समक्ष एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो चित्तौड़गढ़ की आन बान और शान की कहानी है। रानी पद्मिनी के सतीत्व एवं उनके जौहर की कहानी है। गोरा और बादल के अदम्य साहस और उनके बलिदान की कहानी है। दोस्तों, फिल्म पद्मावती को लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ था। इस फिल्म के मुख्य किरदार अलाउद्दीन खिलजी, रानी पद्मावती, राणा रतन सिंह एवं चित्तौड़ हैं, लेकिन वह इसके दो मुख्य किरदारों गोरा और बादल को भूल गए। दोस्तों, मेरी इस कहानी के मुख्य किरदार गोरा बादल हैं, रानी पद्मिनी है, महाराणा रतन सिंह है, चित्तौड़ है और फिर बाद में खलनायक अलाउद्दीन खिलजी है। दोस्तों, मेरी यह कहानी चित्तौड़ के इर्द गिर्द घूमती है। वह चित्तौड़ जो मीरा की भक्ति का साक्षी है, वह चित्तौड़ जो महाराणा प्रताप के शौर्य का साक्षी है, वह चित्तौड़ जो पन्नाधाय की स्वामी भक्ति का साक्षी है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी और रानी पद्मावती की असली कहानी क्या है, मैं आज आपको बताऊंगा। इस कहानी का पहला किरदार खलनायक अलाउद्दीन खिलजी है, जो 1296 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। उसने सिंहासन पाने के लिए अपने चाचा को मार डाला और अपनी चचेरी बहन से जबरदस्ती शादी कर ली। पद्मिनी सिंघल के राजा गंधर्व सेन की पुत्री थी। सिंघल, जिसे आज का श्रीलंका कहा जाता है, स्वयंवर के दौरान राणा रतन सिंह ने जीतकर पद्मिनी से शादी कर ली। राणा रतन सिंह बड़े ही वीर एवं पराक्रमी थे, लेकिन वे संगीत एवं कला के भी बड़े प्रेमी थे। राणा रतन सिंह के दरबार में राघव चेतन नाम का एक संगीतकार था, लेकिन वह संगीत के साथ साथ काला जादू व टोना भी जानता था। किसी कारण से वह एक दिन काला जादू कर रहा था, लेकिन वह रंगे हाथों पकड़ा गया। राणा रतन सिंह ने उसे मेवाड़ से निकाल दिया। वह अपने आप को बहुत ही अपमानित महसूस किया और वह उनसे बदला लेने के लिए दिल्ली पहुंच गया, क्योंकि उसने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पहले से सुन रखा था। उसने सोचा कि वह अलाउद्दीन खिलजी के माध्यम से राणा रतन सिंह के साम्राज्य को समाप्त कर देगा। वह दिल्ली आकर दिल्ली के जंगल में रहने लगा, क्योंकि वह जानता था कि अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर शिकार खेलने आते हैं। एक दिन जब अलाउद्दीन खिलजी शिकार खेलने के लिए आया तो उसे देखकर वह बांसुरी बजाने लगा, क्योंकि वह संगीत का बहुत बड़ा ज्ञाता था। उसकी बांसुरी से मोहित होकर के अलाउद्दीन खिलजी ने उसको अपने दरबार में बुलाया। दरबार में जाने के बाद राघव चेतन ने अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ की पूरी कहानी सुनाई और रानी पद्मिनी के सौंदर्य का वर्णन करने लगा। पद्मिनी के सौंदर्य की बार बार कहानी सुनने के बाद अलाउद्दीन बड़ा ही लालायित होकर पद्मिनी को पाने की संकल्प इच्छा मन में करने लगा और आखिर में उसने चित्तौड़ पर चढ़ाई करने का निर्णय ले लिया। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की। वह लंबे समय तक चित्तौड़ की सीमा को घेरे हुए रहा, लेकिन वहीं दूसरी ओर मंगोलों ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। ऐसे में अलाउद्दीन खिलजी के सामने दो सवाल थे। अगर चित्तौड़ से वह बिना कोई निर्णय लिए वापस जाता है तो यह भी उसके लिए एक अपमानजनक होगा। इसलिए उसके द्वारा राणा रतन सिंह को एक संदेश भिजवाया गया, जिसमें उसने पद्मिनी को एक बहन के रूप में देखने की इच्छा जाहिर की और यह भी कहा कि हम किले की घेराबंदी छोड़कर वापस दिल्ली चले जाएंगे। और राणा रतन सिंह के आगे भी मजबूरी थी, क्योंकि लंबे समय से किले की घेराबंदी चल रही थी और किले के अंदर खाने पीने का राशन भी समाप्त होने को था। अंत में राणा रतन सिंह ने इसे स्वीकार कर लिया। फिर क्या था, 80 वर्षीय मेवाड़ी राजपूत सेनानी गोरा यह सुनकर उठकर खड़ा हो जाता है और राणा से कहता है कि महाराज, धृष्टता क्षमा हो, लेकिन सेनापति गोरा के जीवित रहते यह संभव नहीं है कि मेवाड़ी छत्राणी की उंगली का एक निशान भी किसी विदेशी को दिखाया जाए। राणा ने मजबूर होकर के सेनापति गोरा से कहा कि तुम लड़ाकू हो, राजनीति की कोई फर्क तुम्हें नहीं है। 80 वर्षीय सेनापति गोरा को यह बात अंदर तक चुभ जाती है। वह अपने आप को अपमानित महसूस करता है। वह बिना कुछ बोले तलवार को फेंककर दरबार से जाने लगता है। सामंतशाही का जमाना था। राणा कहते हैं कि मैं तुम्हें इस धृष्टता के लिए गिरफ्तार भी करवा सकता हूँ। राणा के मुख से इस प्रकार की बात सुनकर सेनापति गोरा अपनी तलवार उठाकर राणा से कहता है कि
महाराज, ये तलवार कभी आपके पिताजी ने मुझे पैदल ही जंगली शेर का शिकार करने पर पुरस्कार में दी थी। अगर आप आदेश करें तो इस तलवार से अपना सर काट कर आपके कदमों में रख दूं, लेकिन आपके मन में कहीं ये अभिमान जागृत हो गया हो कि इस बूढ़े सेनापति के हाथों में कोई भी हथकड़ियां डाल सकता है, तो एक बार आप मेवाड़ी तलवारों को आजमा कर देख लें। जब इस प्रकार की बात गोरा द्वारा कही जाती है तो यह सुनकर सभी अपनी गर्दनों को झुका लेते हैं। राणा समझ जाते हैं कि इसका मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। तब राणा कहते हैं, तुम चले जाओ, लेकिन तुम्हें कसम देता हूं कि दोबारा इस मेवाड़ की मिट्टी पर कदम मत रखना। गोरा राणा से कहता है कि महाराज, मैं आपके इस आदेश का पालन करूंगा। गोरा जाने को होता है तो वह अपने भतीजे बादल से कहता है कि बेटा चलो, हमें इस धरती पर रहने का क्या फायदा जहां हमारे होते हुए मेवाड़ी आबरू को शीशे में दिखाया जाने लगा। बादल भी गोरा के साथ चला जाता है और कुछ पानीदार सरदार भी गोरा के साथ चले जाते हैं। अगले दिन अलाउद्दीन खिलजी किले के अंदर आता है। उसका बड़ा ही स्वागत सत्कार किया जाता है। रानी पद्मिनी को शीशे के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी को दिखाया गया। रानी पद्मिनी अप्रतिम सुंदर थी। जब अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी को देखा तो वो पद्मिनी पर मोहित हो गया। रजवाड़ों की परंपरा होती थी कि घर आए मेहमान को बाहर तक छोड़ा जाए। इसी परंपरा को निभाते हुए रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी को छोड़ने किले के बाहरी द्वार तक आए, लेकिन जैसे ही वे किले से बाहर आए तो खिलजी ने उन्हें धोखे से बंदी बना लिया और उन्हें अपने कैंप में ले गया। वहां से राणा को दिल्ली ले जाता है और फिर वहां से चित्तौड़गढ़ के लिए एक संदेशा भिजवाता है कि यदि 10 दिन के भीतर रानी पद्मिनी का डोला दिल्ली नहीं भिजवाया गया तो राणा रतन सिंह का सर काटकर चित्तौड़ भिजवा दिया जाएगा। गोरा बादल के साथ कुछ मतभेद होने के कारण रावल रतन सिंह ने उन्हें महल से निकाल दिया था। अभी स्थिति कुछ ऐसी थी कि रावल रतन सिंह को बंधक बना लिया गया था और रानी पद्मिनी का सम्मान भी दांव पर था। इस विकट परिस्थिति को देख रानी पद्मिनी ने अपने कुछ विश्वास पात्रों को गोरा बादल को ढूंढने के लिए कहा। कुछ समय तलाश के बाद गोरा बादल रानी पद्मिनी को एक जंगल में मिल गए। रानी पद्मिनी ने खिलजी द्वारा भेजे गए संदेश का सारा वृत्तांत गोरा को सुनाया। राणा रतन सिंह से अपमानित हुए गोरा ने महारानी पद्मिनी से कहा, महारानी, मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, मैं राजनीति नहीं जानता हूँ। फिर महारानी पद्मिनी गोरा से कहती है, हे वीर, यह समय क्रोध करने का नहीं है। अगर इस मिट्टी की आन चली गई और यदि किसी मेवाड़ी छत्राणी का सतीत्व चला गया तो तुम्हारे राजपूती कुल पर कभी न मिटने वाला दाग लग जाएगा। इतना कहने के बाद रानी पद्मिनी ने हाथ जोड़कर गोरा बादल से विनती की और कहा कि महाराज रावल रतन सिंह को अलाउद्दीन खिलजी की कैद से छुड़वाने के लिए उनकी मदद करें। गोरा बादल ने रानी पद्मावती से कहा, आप बिल्कुल चिंता न करें, महारानी गोरा के जीते जी महाराज पर कोई आंच नहीं आएगी और आपका सतीत्व भी नहीं डिगेगा। आप सिसोदिया कुल की महारानी हैं, किसी भी हाल में हम महाराजा को वापस लाएंगे। इसके बाद गोरा और बादल ने राजा को छुड़वाने के लिए एक रणनीति तैयार की। एक बार फिर चित्तौड़ की सेना का नेतृत्व अब गोरा के हाथों में था। गोरा ने 700 की संख्या में डोलियां बनवाई और उन 700 डोलियों में 700 सैनिक बैठाए गए और हर डोली को 4-4 राजपूत सैनिक उठा रहे थे। इसका मतलब लगभग 2800 वीर राजपूत जवानों ने अलाउद्दीन खिलजी पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की तैयारी कर ली थी। गोरा ने अलाउद्दीन खिलजी को संदेश पहुंचवाया कि महारानी आने को तैयार हैं, पर उसके लिए महारानी की एक शर्त है कि वह अकेली न आकर 700 सखियों को भी अपने साथ लेकर आएंगी। यह संदेश सुनकर अलाउद्दीन खिलजी बहुत खुश हो गया और सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार हो गया। आखिरकार वह समय आ गया जब डोलियां लेकर राजपूत सैनिकों ने खिलजी के राज्य में प्रवेश किया। जब गोरा बादल सेना के साथ खिलजी के दरबार के बाहर पहुंचे तो गोरा ने अलाउद्दीन खिलजी को एक संदेश भिजवाया कि महारानी एक बार महाराजा रतन सिंह से मिलना चाहती है। पहले से ही शर्त मानकर तैयार बैठे खिलजी ने हामी भर दी। पद्मावती के भेष में डोली में बैठे लोहार को गोरा ने बंदी गृह भेजा। बंदी गृह पहुंचते ही लोहार ने महाराजी की बेड़ियां काट दी और उन्हें मुक्त करा लिया गया। पहले से ही आदेश पर तैयार बैठी चित्तौड़ की राजपूत सेना
अपने राजा को लेकर चित्तौड़ के लिए रवाना हो गई। जब यह खबर खिलजी को पता चली तो उसने रणभूमि में दुगनी सेना के साथ रतन सिंह को रोकने के लिए सेना भेजी। रण का आभूषण ओढ़े गोरा और बादल तथा साथ में आए राजपूत सैनिक आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हो गए और मैदान में खिलजी की सेना पर कहर बनकर टूट पड़े। और इसी के साथ खिलजी की असंख्य सेना के सामने कुछ गिने चुने राजपूत सैनिक पहाड़ बनकर खड़े हो गए। गोरा और बादल की सेना का खिलजी की सेना से बहुत भीषण मुकाबला हुआ। सैकड़ों की संख्या में आए राजपूत सैनिक असंख्य शत्रु सैनिकों पर भारी पड़ने लगे। गोरा अपनी वीरता से खिलजी की सेना का संहार कर ही रहे थे, इतने में खिलजी के एक सेनापति ने धोखे से गोरा के पीछे हमला किया और अपनी तलवार से गोरा के सिर को धड़ से अलग कर दिया। सिर कटने के बाद भी गोरा का धड़ खिलजी की सेना से लड़ता रहा और खिलजी के प्रमुख सेनापति जफर का सिर काटकर उसका शीश जमीन पर ला दिया। इसके बाद ही इस महान राजपूत योद्धा के प्राण निकले। चाचा गोरा के धड़ को भी लड़ते देख बादल ने और पराक्रम के साथ अलाउद्दीन खिलजी की सेना का संहार किया, मगर हुआ वही जो हमेशा से होता रहा। राजस्थान की लाज के लिए चित्तौड़ का एक और वीर न्यौछावर हो गया। इस प्रकार गोरा और बादल की यह रणनीति खिलजी पर भारी पड़ी और राजा रतन सिंह सकुशल वापस चित्तौड़गढ़ आ गए। लेकिन गोरा और बादल की कथा रण के कण कण में अमर हो गई।